गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 126 से लेकर के 147 तक है। बड़ा है तो एक ही वीडियो में नहीं बन पाएगा इसका पूरा लेक्चर। लेकिन आज हम जो पार्ट गारंटी का डिस्कस करने वाले हैं उससे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी and what are basic differences between contract of guarantee and contract of indemnity। इतने क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे जो मैं आज टॉपिक कवर करने वाला हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दो चीजें हैं, दोनों में एक बेसिक अंतर मैं बता दे रहा हूं अभी। अब जैसे मैं एक दुकानदार के पास गया और उससे कहा कि आप मेरी प्रेमाइसिस में अपनी दुकान ओपन करो, जो भी आपको घाटा होगा वो मैं भरपाई करूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। अगर मैं अपने दोस्त के साथ दुकान के पास गया, दुकानदार के पास गया, मैंने उससे कहा कि मेरा दोस्त है, आप इसकी उधार दो, जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो उधार लेने वाला है आप उसकी जमानत दे रहे हो, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो व्यक्ति काम करने वाला है आपके कहने के अकॉर्डिंगली, अब उसे कोई लॉस होगा तो उसको आप कंपनसेट करोगे, वो लॉस किसी से भी हो सकता है, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। जो डेफिनेशन है 126 में दिया गया है, कहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑफ अ थर्ड पर्सन or to discharge the liability of a third person in case of his default। That means कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर तीसरे व्यक्ति से, जो कि डेफिनिट है, निश्चित है, सर्टेन है, अगर उससे आपको कोई लॉस होगा तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, या उसकी ड्यूटी मैं खुद परफॉर्म करूंगा यदि वो परफॉर्म नहीं करता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसमें कुल 3 पार्टी होंगे। पहला श्योरिटी, दूसरा प्रिंसिपल डेटर और तीसरा क्रेडिटर। श्योरिटी कौन है? श्योरिटी वो है द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। जिसने प्रॉमिस किया है, जो गारंटी दे रहा है, गारंटर, वो श्योरिटी कहलाता है। प्रिंसिपल डेटर, द पर्सन फॉर हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। एंड क्रेडिटर, द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन कॉल्ड क्रेडिटर। तो इसका मतलब 3 पार्टी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर। श्योरिटी यानी जमानतदार, जो जमानत दे रहा है, और जिसके लिए जमानत दे रहा है वो प्रिंसिपल डेटर, और जिसको जमानत दे रहा है वो क्रेडिटर। 3 चीजें हैं। तो जो बैंक वाला रहेगा वो बैंक वाला हो जाएगा क्रेडिटर, जो बैंक से लोन ले रहा है वो हो जाएगा प्रिंसिपल डेटर, और उस लोन की जो गारंटी दे रहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं भरेगा तो मैं भरूंगा, वो श्योरिटी हो जाएगा। गारंटी ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो लोन अमाउंट कौन दे रहा है, उसकी टर्म कंडीशन क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें कहा है कि ए सेज टू अ शॉपकीपर टू गिव द गुड्स ऑन लेन टू बी एंड मेक्स अ प्रॉमिस दैट इफ बी विल नॉट पे आई विल पे। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। In this case, if B fails to pay, shopkeeper can sue A to recover the balance। तो शॉपकीपर के पास एक यहाँ पे राइट है कि जिसने वो उधार लिया है उससे भी, या जिसने वो गारंटी दी है उसको भी वो सूट फाइल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जो है वो पहले जिसको उधार दिया है उसी के अगेंस्ट सूट फाइल करे। जो गारंटर है वो उसके अगेंस्ट में भी सूट फाइल कर सकता है। ये मैटर जो है, इस तरह का स्टेटमेंट सबसे पहले जो है बर्कमायर वर्सेस डार्नेल के केस में आया था। ये 1704 का 1704 का केस है। कहा था कि जहां 2 पर्सन एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और एक पर्सन ने कुछ परचेज किया है और दूसरे ने उसको गारंटी दिया है कि ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा, तो जो दूसरा पर्सन है जिसने गारंटी दिया है, दिस इज नोन एज द कोलैटरल अंडरटेकिंग, और वो अब जो है रिस्पॉन्सिबल होगा यदि पहला पर्सन जो उधार लिया है वो डिफॉल्ट कर जाता है। तो बर्कमायर वर्सेस डार्नेल के मामले में ये केस
डिसाइड हुआ था। तो ओवरऑल जब 3 पार्टी हैं तो 3 कॉन्ट्रैक्ट बनेगा यहाँ पर। पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिक कॉन्ट्रैक्ट। बैंक और उधार लेने वाले के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है। ये प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये जो उधार लेने वाला और जमानत देने वाले के बीच में होगा, या तुम मेरी जमानत दे दो और यदि तुम्हें कोई घाटा होगा तो मैं उसकी भरपाई बाद में करूंगा, बट अभी मुझे लोन लेना है तो आप जमानत गारंटी दे दो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 124 के तहत जो है डील होगा और इन दोनों के बीच में रहेगा। फिर रहेगा ये क्या? एक कोलेटरल अंडरटेकिंग रहेगी। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये किसके बीच रहेगा? श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, उस बैंक के बीच में। तो ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बिटवीन द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, इनके बीच में रहेगा। इसके क्या रोल होंगे हम आगे जो है देखेंगे। क्या कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट कि यदि जो प्रिंसिपल डेटर है वो डिफॉल्ट करेगा तो मैं आपको जो है पेमेंट करूंगा या उसका पार्ट मैं परफॉर्म करूंगा, ऐसा प्रॉमिस जो है वो करता है श्योरिटी। तो दिस इज द कोलेटरल प्रॉमिस या कोलेटरल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। ये सभी कुछ जो है, चाहे वो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो, जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है उसी पे डिपेंड करता है। अगर वो बैंक का जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है वो फेल कर जाए या किसी तरह से उसको आप वाइड डिक्लेयर कर दो तो बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि व्हेन अ पर्सन सेज टू अ शॉपकीपर, गिव योर गुड्स टू द पर्सन बिलोंग्स दिस एरिया ऑन लैंड and if you suffer any loss I will compensate, it is a contract of indemnity. And when a person goes with another to a shop and tell the shopkeeper, if my friend does not pay for the goods I will pay for it, it becomes a contract of guarantee. दोनों में यही डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस। तो अब हम आते हैं कि इसके एलिमेंट क्या हैं। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, पहला तो यही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिटर, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर, ये 3 पार्टी होने चाहिए। दूसरा क्या है कि देयर मस्ट बी अ डिस्टिंक्ट प्रॉमिस बाय द श्योरिटी। तो जो बेसिक प्रॉमिस है बैंक और उधार लेने वाले के बीच में, उससे अलग एक सेपरेट प्रॉमिस एक थर्ड पर्सन के द्वारा होना चाहिए जो श्योरिटी कहलाता है, जो जमानतदार कहलाता है। तो अगर ये उससे प्रभावित है, बैंक के प्रॉमिस से या इस पर्सन से प्रभावित है, तब वो सेपरेट प्रॉमिस नहीं माना जाएगा और गारंटी नहीं मानी जाएगी। मान लो बैंक से एक पर्सन उधार ले रहा है और उसने श्योरिटी यानी जमानतदार से कहा कि मैं तुम्हें 50% दूंगा, इसमें से तुम जमानत दे दो। तो अब ये उससे इन्फ्लुएंस है बेसिक कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं माना जाएगा। एकदम डिस्टिंक्ट प्रॉमिस होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी के द्वारा। उसके बाद लायबिलिटी मस्ट बी लीगली इन्फोर्सिएबल। तो व्हाट आर द लायबिलिटी? इम्पोज्ड अपॉन द प्रिंसिपल डेटर बाय द क्रेडिटर, दैट शुड बी लीगल। वो किसी भी लॉ के द्वारा जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। यदि जैसे कोई डेप्ट है, वो डेप्ट अब टाइम बार्ड हो गया तो अब इन्फोर्सिएबल नहीं है, और टाइम बार्ड डेप्ट की एक थर्ड पर्सन ने जमानत दे दी, गारंटी दे दी, तो यहां पर जो है वो चूंकि वो इन्फोर्सिएबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी इन्फोर्सिएबल नहीं होगी, श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। फिर कंसिडरेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 भी बोलता है कि यह एग्रीमेंट विदाउट द कंसिडरेशन इज वाइड। तो जो श्योरिटी है जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, जो उधार लेने वाला है, जब वो डिफॉल्ट कर जाता है तो बैंक उधार लेने वाले को पकड़ेगा, वो नहीं मिलता है या उससे पहले वो जमानतदार को भी पकड़ सकता है। तो जमानतदार बोलेगा कि भाई मैंने तो जमानत दी बट मेरे लिए क्या, मेरे लिए कॉन्फिडरेशन क्या है। तब बैंक वाला कह सकता है कि आपके प्रॉमिस के आधार पे ही मैंने लोन दिया है। तो इफ द एक्ट डन फॉर यू ऑन योर डिजायर, दिस इज द एप्रोप्रिएट कंसिडरेशन फॉर यू। वही बात है जब हम 2D भी पढ़ते हैं तो ऑन द डिजायर ऑफ फर्स्ट पर्सन, इफ द सेकेंड पर्सन डज एनीथिंग, दिस
वुड बी दी अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन। तो इसीलिए श्योरिटी के लिए जो कंसिडरेशन है उसके गारंटी के आधार पे यदि क्रेडिटर ने कुछ पैसे उधार दिए हैं डेटर को तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा। तो सेक्शन 127 भी बोलता है कि एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। 127 में दिया गया है कि ए एग्री ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। सी प्रॉमिस कर देता है, ए बी को कुछ सामान उधार देने के लिए बोलता है और कहता है कि यदि सी गारंटी देगा तो मैं वो सामान उधार दे दूंगा उसे, और सी प्रॉमिस कर देता है। सी प्रॉमिसेस टू गारंटी द पेमेंट। ए डिलीवर्स गुड्स टू बी। दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस, क्योंकि कहने पर ही उसने गुड डिलीवर किया है। इलस्ट्रेशन 2 क्या कह रहा है कि जहां पर ए सेल करता है या कुछ गुड्स डिलीवर करता है बी को उधार, और डिलीवर करने के बाद वो ए जो है बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करने जाता है क्योंकि बी ने वो उधार नहीं चुकाया। अब इसके बाद सी पिक्चर में आता है जो गारंटर है। वो कहता है कि इसे 1 साल की मोहलत दे दो, ये उधार अगर नहीं चुकाएगा तो मैं दूंगा, आपको दे दूंगा। और सी के प्रॉमिस के आधार पर एडिशनल 1 ईयर जो है वो ए ने बी को दिया। अब वो जो एक्स्ट्रा टाइम 1 साल दिया है वो सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा। पहले तो जमानत नहीं थी, पहला कोई गारंटी नहीं था, सामान तो डिलीवर पहले ही कर दिया था उसने, उसके लिए कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन जब पेमेंट ड्यू हो गया और पेमेंट बी ने नहीं किया और ये सूट फाइल करने चला गया बी के अगेंस्ट में, फिर सी कहता है कि आप सूट फाइल मत करो, इसे आप 1 साल और दे दो, अब पे नहीं करेगा तो मैं करूंगा। उसके कहने पे आकर उसने 1 साल की और मोहलत दे दी, उसने सूट फाइल नहीं किया, तो ये भी सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा और यहाँ पर गारंटर जो है अब रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्योंकि 2D हम देखें तो उसमें कहा गया है कि ऑन डिजायर ऑफ वन पर्सन इफ सेकेंड पर्सन डज एनीथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ कार्य करता है या कुछ कार्य नहीं भी करता है तब भी वो सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा। तो यहाँ पे जो सी है उसके गारंटी के आधार पर वो अब सूट फाइल नहीं करता है, तो ये भी सफिशिएंट कंसिडरेशन सी के लिए माना जाएगा। और अब 1 साल के भीतर यदि वो पेमेंट नहीं करता है तो जो गारंटर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब इसके बाद प्रॉमिस करने के बाद कुछ करने की बात आती है तो वो सफिशिएंट कंसिडरेशन होगा। लेकिन जहां कुछ कार्य पहले ही कर दिए जाते हैं उसके बाद आता है जमानतदार और जमानत देता है, तो क्या उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा? जैसे बैंक ने पहले उधार दे दिया, अब उसके बाद उसे लगा कि यार ये पैसे चुका नहीं पाएगा, तब उसने कहा कि अब एक गारंटर ले आओ, और जो डेटर है वो सी को एज ए गारंटर ले आया, सी ने गारंटी दे दिया। यहां पर सी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि पास्ट कन्फिडरेशन अलाउ नहीं है, उधार तो आपने पहले दे दिया था। एक एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन 3, कहा गया है कि ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, later on C without any consideration promises to pay A if B fails to pay. The agreement is void for lack of consideration. तो यदि कोई कार्य पहले ही कर दिया गया है, गुड्स पहले ही डिलीवर कर दिया गया है, उसके बाद एक व्यक्ति आता है और गारंटी देता है, जमानत देता है, उसको कोर्ट ने कहा कि ये जो है अब सफिशिएंट कंसिडरेशन श्योरिटी के लिए तो कुछ है ही नहीं, कार्य तो आपने पहले ही कर दिया था, अपनी इच्छा पे कर दिया था, आपने उधार लेने वाले को देखा, उसको आपने देखा हुआ कि पैसे चुका देगा, आपने पेमेंट कर दिया, अब गारंटी की बात नहीं है। हाँ, सूट फाइल करने जाते ये गारंटर रुकता कि भैया मैं पेमेंट करूंगा, कुछ समय दो, एक्स्ट्रा मोहलत दो, तो कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा या कुछ एक्शन लेने से आपको रुकना पड़ेगा, तभी वो सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा। इसको लेकर के इलाहाबाद बैंक वर्सेस SM इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का भी केस है, ये 1992 कलकत्ता हाई कोर्ट का मैटर है। और उसके साथ एक और भी केस है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस AP भोसले, ये 1991 महाराष्ट्र हाई कोर्ट का केस यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद
तो जहां पर एडिशनल टाइम वगैरह दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए, वो सब कंसिडरेशन में माना जाएगा, तब जमानतदार जो गारंटर है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बट यदि एक्ट ऑलरेडी पहले से डन हो चुका है, तो गारंटर के कहने के बाद परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि गारंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो जहां पर गारंटर ने प्रॉमिस दिया और उससे प्रिंसिपल डेटर का इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, तब जाकर के गारंटर रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गारंटी शुड बी विदाउट मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। जिसने गारंटी दिया है उसकी गारंटी बिना किसी फैक्ट को छुपाए हुए या उसके साथ जो है मिस रिप्रेजेंटेशन के बिना ही उसकी कंसेंट लेनी होगी। अब बैंक वाला है और जिसने उधार लिया है, ये दो पर्सन का तो इंटरेस्ट है। बैंक वाला चाहता है कि भाई पैसे दो, उधार दो, लोन पे दो, और जो डेटर है वो तो चाहेगा भाई मुझे किसी तरह लोन मिल जाए। तो कुछ फैक्ट छिपा करके यदि उसने थर्ड पर्सन से गारंटी पा ली तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट में आ जाएगा और श्योरिटी फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसने जो है फ्री कंसेंट नहीं दिया था, उसका फ्री कंसेंट नहीं था। तो 142 कह रहा है कि द गारंटी इज इनवैलिड if it is obtained by misrepresentation of fact that are material to the agreement. And 143 कह रहा है कि गारंटी इज इनवैलिड if it is obtained by concealing a material fact. तो दोनों कंडीशन में जहां कुछ चीजें छिपा करके आपने गारंटी पा ली है, वो श्योरिटी अब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसमें इलस्ट्रेशन दिया है, दो हैं। कह रहा है कि ए ने बी को कुछ बिल कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया, मार्केट से कुछ बिल कलेक्ट करने के लिए उसने अपॉइंट किया। बी कुछ कलेक्शन में फेल हो गया और उसके बाद जब फेल हो गया उसने कुछ बिल के साथ छेड़खानी की, धोखाधड़ी की, जो भी किया। अब उसके बाद ए ने कहा कि आप कोई गारंटर ले आओगे तभी मैं आपको कंटिन्यू जॉब में रखूंगा, अदरवाइज फिर मैं कंटिन्यू जॉब में नहीं रखूंगा, आपको निकाल दूंगा। तब बी सी के पास गया कि आप मेरी गारंटी दे दो ताकि मुझे जॉब पे कंटिन्यू रखा जाए। बट उसे प्रीवियस मिसकंडक्ट के बारे में न तो ए ने बताया और न ही बी ने बताया, और बी ने गारंटी और सी ने गारंटी दे दी। गारंटी देने के बाद बी फिर डिफॉल्ट करता है, फिर फोर्जरी करता है, बिल में फिर छेड़छाड़ करता है। अब यहाँ पे सी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ कुछ फैक्ट छिपा करके उसकी गारंटी पाई गई थी। अब रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सीधे ए रिस्पॉन्सिबल होगा और बी रिस्पॉन्सिबल होगा। उन दोनों का काम है, दोनों आपस में जाने, श्योरिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसी तरह इलस्ट्रेशन 2 भी है, जहां पर ए प्रॉमिसेस टू सेल आयरन टू बी इफ बी विल पे 5 रुपीज हायर दैट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फर्दर मोर इफ सी गारंटीज पेमेंट। दो कंडीशन लगा दिया सेल में। कुछ उसने आयरन सेल कर रहा था ए बी को, बट उसने कहा कि यदि बी 5 रुपए ज्यादा करेगा मार्केट वैल्यू से पेमेंट, और दूसरा कि यदि वो सी की गारंटी ले आएगा पेमेंट की। तो सी गारंटी करता है आकर के, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मार्केट वैल्यू से 5 रुपए ज्यादा मूल्य देना है। अब ध्यान रखो, मार्केट वैल्यू है 50 रुपए क्विंटल आयरन की, लेकिन इन लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 55 रुपए क्विंटल की, और ये फैक्ट गारंटर को नहीं बताया गया। अब यहां पर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो गया। तो अब अगर वो पेमेंट नहीं करता है बायर सेलर को, तो श्योरिटी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ यहां पे धोखा किया गया और धोखे में उसके कंसेंट पाए गए। केस है लंदन जनरल ओमनीबस वर्सेस हॉलोवे 1912 का, इसी पे आधारित है। तो जहां पर कोई एम्प्लॉयर है वो अपने डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज के कारण एक बार डिसमिस किया जा चुका है, और उसके जो एम्प्लॉयज है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कंटिन्यू तभी करूंगा जब आप एक बार कोई गारंटर लेकर आओ, और वो गारंटर लेकर के आता है, बट उसको नहीं बताता है गारंटर को कि ही इज ऑलरेडी डिसमिस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द मिसकंडक्ट,
और डिसऑनेस्ट फॉर द डिसऑनेस्ट, तो अब उसने गारंटी दे दी, लेकिन दोबारा यदि वो फिर डिसऑनेस्ट करता है तो गारंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब हम अगर डिस्कस करें डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, तो सबसे पहला ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, तीन व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो लायबिलिटी होती है इंडेमनीफायर की, वो कॉन्टिंजेंट होती है। इंडेमनीफायर कहता है इंडेमनिटी होल्डर से कि तुम्हें कोई लॉस होगा तो मैं कॉम्पनसेट करूंगा, तो यानी कि लॉस होगा तभी कॉम्पनसेट करेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बिटवीन द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी। लॉस हो या न हो, प्रिंसिपल डेटर ने अपने पार्ट परफॉर्म नहीं किए हैं तो वो पार्ट को श्योरिटी परफॉर्म करेगा। पार्ट परफॉर्म न करने के कारण क्रेडिटर को भले ही कोई लॉस हो या न हो, लेकिन श्योरिटी जो जमानतदार है, गारंटर है, उसे वो पार्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तीसरा क्या है कि इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर इज प्राइमरी। जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी और जो क्रेडिटर है, इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। एक तरह से ये उस पे डिपेंड करता है जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्रेडिटर के बीच में और जो प्रिंसिपल डेटर के बीच में है, इनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पे आधारित है, इसलिए कोलेटरल या सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंसेस हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, in the contract of indemnity the undertaking in indemnity is original contract। जो इंडेमनीफायर है वो अंडरटेकिंग लेता है कि कोई लॉस होगा तो मैं कॉम्पनसेट करूंगा, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो प्रॉमिस लेता है, जो अंडरटेकिंग लेता है श्योरिटी, वो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है। वो जो पहला डिफरेंसेस है उसी पे डिपेंड है ये। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो है केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है डिफरेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो है द रीजन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू मेक गुड ऑन अ लॉस। लॉस हो गया तो उसकी भरपाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बस क्या है, द रीजन इज टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द डेटर इफ ही फेल्स। तो ड्यूटी को परफॉर्म करने की गारंटी है, लॉस हो या न हो कोई मतलब नहीं है। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वंस द इंडेमनीफायर फुलफिल हिज लायबिलिटी ही डज नॉट गेट एनी राइट ओवर एनी थर्ड पार्टी। तो इंडेमनीफायर के पास जो है चीजें हैं वो किसी थर्ड पार्टी पे कोई राइट वो नहीं पाता है अपनी लायबिलिटी फुलफिल करने के बाद, क्योंकि उसमें 2 ही पार्टी हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 ही पार्टी हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। होल्डर को जैसे ही लॉस होगा इंडेमनीफायर जो है उसको कंपनसेट करेगा, दोनों ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे, किसी को कोई एडिशनल राइट नहीं मिलना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में चीजें अलग हो जाती हैं। श्योरिटी ने जैसे ही पार्ट परफॉर्म किया डेटर का, अब वो डेटर का राइट पा जाएगा, उसके पैर कहां हो जाएंगे, प्रिंसिपल डेटर के शूज में हो जाएंगे, पूरी राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर वो पा जाएगा। जब आगे हम डिस्कस करेंगे कि राइट क्या है। और द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड इन 124 while the contract of guarantee defined in 126। तो ये बेसिक लेक्चर आज का हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे है। बाकी जो डिटेल होगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।